तो आज हम ईथॉस के कॉन कॉल के बारे में बात करेंगे Q1 FY25 में। तो बेसिकली ईथॉस क्या करता है, तो ईथॉस प्रीमियम वॉच सेल करता है जो स्विट्ज़रलैंड से वो एक्सपोर्ट करता है और इंडिया में उनके रिटेल स्टोर्स है तो ओवरऑल वो सेल करता है। उसके साथ उनका एक नया सेगमेंट शुरू हुआ है, लाइफस्टाइल का जो सेगमेंट है वो शुरू हुआ है। तो उसमें उनके लगेजेस के और उनका ज्वेलरी का, तो ये दो सेगमेंट अभी चालू हुए। तो अब हम उसके कॉन कॉल में क्या क्या डिस्कस करेंगे, उनके सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो सेल्स के ऊपर जो इम्पैक्ट आया तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उनके मार्जिन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, उनका जो लाइफस्टाइल का जो ब्रांड है तो उसमें उनका क्या फ्यूचर है। उसके बाद उनका जो इम्पोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर बात करेंगे, एक्सपोर्ट का जो उनका जो रिस्क रहता है तो उसके ऊपर बात करेंगे। ये सब चीज़ें और स्विट्ज़रलैंड के बारे में एक चीज़ है तो वो एंड में बताऊंगा। तो पहले तो सेल्स, तो जो कंपनी का जो सेल्स जो कम आया था तो उसके थोड़े रीजंस थे तो वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो उसमें एक रीज़न था अपना वेडिंग डेट्स कम थे। तो जो क्या होता है कि वेडिंग डेट्स में ना प्रीमियम वॉचेस जो आप अंबानी का सुना होगा कि 2 करोड़ का एक पर्सन को वॉच दिया रहता, तो वैसे ही प्रीमियम वॉच भी सेल करते। तो वो वेडिंग डेट्स कम होने की वजह से वो एक रीज़न था। उसके बाद उनके जो इलेक्शंस थे उस Q1 में, तो उससे क्या इलेक्शन से क्या इम्पैक्ट आया कि उनका एक 0.50 मतलब 50,000 to 2 लाख, तो इसका एक सेगमेंट है। उसमें क्या होता है कि कस्टमर आके कैश दे के वो वॉच ले सकता है कैश में, ठीक है। उसके बाद के जो वॉचेस रहते हैं तो उसके लिए उनको RTG या चेक देना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब वो क्या हुआ कि इलेक्शंस में 50,000 ही कैश कैरी कर सकते थे, उसके आगे अगर आप कैश कैरी कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं था, या उसके बाद उनको रिस्ट्रिक्शंस थे कि 50,000 तक ही कैश कैरी कर सकते थे। कि इलेक्शंस में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी का पैसा पकड़वाती है, तो इसकी वजह से है ना, तो वो एक 50,000 का एक कैश अलाउड था कि आप ट्रैवल कर सकते हो। तो उसकी वजह से जो 0.50 to 2 लाख, तो वो सेगमेंट इफेक्ट हुआ है। उनके 2 लाख के ऊपर की जो सेगमेंट है 10 लाख तक, तो वो सेगमेंट को कुछ इफेक्ट नहीं आया, तो वो अच्छे से ही ग्रो हुआ है। हाँ, और एक और चीज़ था कि उनका एक हीट वेव था। मतलब ये ओवरऑल आप अगर ज्वेलरी कंपनी के सेक्टर्स, अगर ज्वेलरी कंपनी के अगर स्टॉक्स के अगर आपने कॉन कॉल पढ़ा होगा तो उसमें भी हीट वेव अच्छा खासा इफेक्ट हुआ है। तो उसकी वजह से भी फुटफॉल कम था, मोस्टली इलेक्शंस की वजह से था, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट थे। मतलब अगर एक प्रॉब्लम शुरू होती है ना तो उसके बाद एक और प्रॉब्लम बिजनेस में आते रहते हैं, ठीक है। अब उनके जो लाइफस्टाइल ब्रांड के बारे में बात करेंगे। उसमें मेसिका और रिमोवा करके उनका ब्रांड है। रिमोवा और लगेजेस का ब्रांड है, मेसिका ज्वेलरी का ब्रांड है, ठीक है। एक और ये पॉइंट मैं लास्ट वीडियो मैंने भी कवर किया था कि उनका जो रिमोवा करके उनका जो लगेजेस का ब्रांड है तो वो मुझे वेबसाइट पे नहीं दिखा, ठीक है। मतलब अगर आप ईथॉस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना तो उनके वेबसाइट के ऊपर आपको रिमोवा करके उनका जो लगेजेस का ब्रांड है तो वो आपको नहीं मिलेगा, उसका अलग से होगा, तो वो मुझे नहीं पता, ठीक है। अब उनका कॉन कॉल्स में क्वेश्चंस किए थे तो उसके बारे में पूछेंगे, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन था कि पिछले जो एनुअल रिपोर्ट था उसमें ना उन्होंने गाइडेंस दिया था कि 25 स्टोर्स वो इस क्वार्टर मतलब Q1 FY25 के एंड तक 25 स्टोर्स खोलेंगे। अभी Q1 में उन्होंने 3 स्टोर्स खोले और Q2 में उन्होंने 5 स्टोर्स खोले, ठीक है। अब जो आगे जो कंपनी के जो बचे हुए स्टोर्स है तो वो कैसे खोलेंगी कंपनी को एक क्वेश्चन पूछा था। तो कंपनी ने आंसर किया कि उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अब पुणे में फिनिक्स मॉल हो रहा है, तो एक और चीज़ जो कंपनी है ना, स्टोर्स कौन से भी जगह पे नहीं खोल सकती। कंपनी को एक प्रीमियम प्लेस लेना पड़ता है, मतलब जो क्राउड वहाँ का प्रीमियम है तो उस जगह पे ही खोल सकती है। मतलब हाई स्ट्रीट ऐसी ही जगह पे ही, मतलब अगर आप पुणे के हो तो आपको पता होगा जो हाई स्ट्रीट है वो स्टैंडर्ड प्लेस है, तो उसके अराउंड ही उनको स्टोर खोलना पड़ता है। वो प्रीमियम प्लेसेस होते हैं, क्योंकि नॉर्मल अगर नॉर्मल जो लोकल प्लेसेस है तो वहाँ पे खोलेंगी तो उधर कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर जहाँ प्रीमियम लोग हैं तो वहाँ पे प्रीमियम कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, तो ठीक है।
तो अब हम फिनिक्स के बारे में बात करते हैं। अगर फिनिक्स का अगर लेट से कह रहे थे कि वो 2024 मार्च तक उनका जो कॉम्प्लेक्स है तो वो रेडी होने वाला था, लेकिन होते होते उनको नवंबर तक ये जो अपना फिनिक्स मॉल का जो कंप्लीशन था रियल एस्टेट, तो वो नवंबर में कंप्लीट हुआ। तो अब इसमें इथॉस तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आगे से अगर कोई प्लेस डिलीवरी नहीं हो रहा तो वो स्टोर ओपन कैसे करेंगे। तो ये उन्होंने आंसर दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका जो कहना था कि 22 टू 25 तक उनका टारगेट है, लेकिन 22 ये जो नंबर है तो वो अचीव करने के लिए देखेंगे, एंड अपना जो Q1 एंड तक है तो ईयर एंड तक वो उसके लिए अचीव करने के लिए देखेंगे। अब हाँ, एक और पॉइंट मैं भूल गया, उनका जो 0.550 टू 2 lakhs का जो सेगमेंट है तो वो क्या करने वाले हैं कि जो अंडर 1 lakh है ना तो वो सेगमेंट हटा ही देने वाले हैं, क्योंकि उसका जो अगर आप क्या हो रहा था, उनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो हाईएस्ट एवर था, जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा, ठीक है। अब नॉर्मल पर्सन क्या रहेगा, वो अपना जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो देख के खुश होगा कि उनके वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस भी बढ़ रहा है। तो वो अब क्या चीज़ हुआ, अगर ये चीज़ है ना, आप कॉन कॉल पीपीटी ये दोनों पढ़ के आप देख सकते हो, ये नहीं कि बस पीपीटी पढ़ा कॉन कॉल नहीं पढ़ा। आपको अगर पता ही नहीं चलेगा आगे का क्या गाइडेंस है तो वो आप मतलब कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कैसे करोगे। अगर 20% से करेक्ट हुआ तो अगर आपको मालूम ही नहीं कि कंपनी बढ़ क्यों रही है या ना क्यों बढ़ रही है, तो उसके रीजंस तो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो वैसे एवरेज सेलिंग प्राइस उनका जो हाईएस्ट एवर था एक क्वार्टर में, मतलब जो बाकी के जो क्वार्टर्स थे तो उसमें ये जो ईयर थे उसमें एक क्वार्टर में उनका हाईएस्ट एवर एवरेज सेलिंग प्राइस था। तो वो हायर क्यों था, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट थे तो वो 19-20% से उनका जो रेट था, मतलब जो 1 लाख का वॉच था तो वो 19 या 20,000 से उनके वॉच बढ़ गए, मतलब 1,20,000 हो गए। तो उसकी वजह से एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ गया। लेकिन कंपनी ने ये कहा कि ग्रोथ तो नॉर्मली हो रहा है, मतलब ठीक है, लेकिन जो इफेक्ट हुआ था सेल्स तो वो 0.50 टू 2 lakhs का जो सेगमेंट था उनका, तो उसकी वजह से जो सेल्स है वो इफेक्ट हुआ। और ये एवरेज सेलिंग प्राइस है ना, ये सेटल डाउन हो जाएगा जब ये सेगमेंट हट जाएगा ना। आप अगर 2 लाख टू जो 10 लाख का जो उनका सेगमेंट है तो वो देखोगे ना आप, तो आप एवरेज सेलिंग प्राइस यही आएगा। मतलब आगे जाके आप देखोगे कि आगे जाके ये जो सेगमेंट है ये हट जाएगा ना, तब आप एवरेज सेलिंग प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन नहीं देखोगे, ये सेम देखेंगे, ठीक है। अब उनके जो एक्सपोर्ट, तो अब क्या करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड से ये एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंडिया में सेल करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि आगे जाके ये रिस्क है, ठीक है। अगर समझ लो आप, उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में 1 लाख में उनको एक वॉच मिल रही थी, ठीक है, अब वो ट्रांसपोर्ट हो रही थी। लेकिन क्या हुआ कि स्विट्ज़रलैंड का जो करेंसी है तो वो स्ट्रांग हो गया और इंडिया का करेंसी वीक हो गया। तो उससे क्या इफेक्ट आता है कि है ना, जो 1 लाख का उनको वॉच पड़ रहा था अभी इंडिया में, ठीक है, वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब उनको 1,20,000 देना पड़ेगा। अगर स्विट्जरलैंड का करेंसी इंप्रूव हो गया और अपना इंडिया का करेंसी वीक हो गया ना, तो उससे क्या होता है कि जो मार्जिन अब जो पे कर रहे हैं आगे अपफ्रंट पे करके आपको वो वॉच मिलेगा, ठीक है, तो वो चीज़ उनको महंगी पड़ती है। तो इधर जो ऑपरेशनल मार्जिन है तो उसके ऊपर इफेक्ट आता है। और एक और चीज़ है जो वो उन्होंने कहा कि आगे जाके जो कंपनी का जो बिजनेस है, जो ये फॉरेन पॉलिसी का जो रिस्क है ना, जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो 1/4 ही रहेगा, मतलब पूरे बिजनेस का 1/4 रहेगा, यानी ये बहुत कम हो जाएगा, ये मोस्टली मिटिगेट ही हो जाएगा, ठीक है। अब जो कंपनी का जो मोस्टली कंपनी कॉन्फिडेंट थी और ये बेस्ट लगा मुझे इस सेगमेंट में जो कॉन कॉल पढ़ा था, तो उनका EFTA, ये EFT क्या है, एक्सक्लूसिवली फ्रेंचाइज ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि है ना ईयर एंड तक है ना क्या होने वाला है कि कंपनी ने कहा है, अभी मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कंपनी ने कहा है जो कस्टम ड्यूटी है तो कस्टम ड्यूटी कम होने वाला है। तो कस्टम ड्यूटी कम होने से क्या होगा कंपनी का फ़ायदा, कि अभी तक है ना जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट 10 ब्रांड है तो वो अभी तक इंडिया में नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी है हाई पे करना पड़ता है, मतलब अब वो फॉरेनर है तो वो यहाँ पे आके सेल करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि 1 लाख का जो वॉच है तो वो 1,30,000 या 50,000, क्योंकि कस्टम ड्यूटी लगता है उनको,
तो वो कम होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कंपनी ये कह रही है कि जो वर्ल्ड के जो टॉप 10 है तो उसमें से 4 इंडियन बहुत प्रेफर करते हैं। अभी वो कौन से ब्रांड है वो नहीं बताया, लेकिन जो 4 ब्रांड्स है तो वो अब जो टोटल 10 के 10 उसके साथ बात कर रहे हैं। क्या होगा कि अब जो कस्टम ड्यूटी ईयर एंड तक खत्म होगा तो कंपनी इन बड़े कंपनी के साथ बात में है, ठीक है, टच में, कि इनका जो ब्रांड्स है तो वो इथॉस थ्रू सेल करेंगे। मतलब वो एक्सक्लूसिव, जैसे वरुण बेवरेज आप देख सकते हो कि पेप्सी है तो उन्होंने वरुण बेवरेजेस को फ्रेंचाइज दिया है, तो ओवरऑल जो इंडिया में सेल करते हैं तो वरुण बेवरेजेस सेल करते हैं। तो वैसे ही इथॉस होगा, मतलब आप पकड़ लो रोलेक्स इधर इंडिया में सेल करेगा, लेकिन इंडिया में कौन सेल करेगा कि इथॉस सेल करेगा। मतलब आपको अगर रोलेक्स खरीदना पड़ेगा तो वो इथॉस के शॉप में जाके खरीदना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो उससे क्या कंपनी कह रही कि उनके उससे मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे, उसके साथ जो कस्टम ड्यूटी कम होगा तो वो एक्सक्लूसिव राइट उनके पास ही रहेगा। मतलब जो ओवरऑल उनके पास 90% जो ब्रांड्स है तो उसका जो एग्रीमेंट है तो उन्होंने पहले से करके रखा है। मतलब उनका जो पहले एग्रीमेंट हुआ है, जो आप पकड़ लेते रोलेक्स, तो रोलेक्स अभी कंपनी सेल कर रही है तो उसका पहले से एग्रीमेंट में था कि जब आगे जाके जब कस्टम ड्यूटी कम होगा तो वो कंपनी को ही बेनिफिट होगा, कि जो उससे मतलब जो कस्टम ड्यूटी का जो रिडक्शन रहेगा तो वो ओवरऑल सेल्स, उसके बाद उनका जो प्रॉफिट है तो उसमें आपको रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सबसे मेन पॉइंट था जो मैंने पढ़ा था, ठीक है। और जो 10% है वो जो कुछ जो ब्रांड्स है तो कुछ ब्रांड्स है, मतलब पूरे नहीं, जो कुछ ब्रांड्स है तो उनके साथ उनको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ओवरऑल जो कंपनी के 65 ब्रांड्स है और वो 26 स्टेट्स में प्रेजेंट है। मतलब आप पकड़ लो 10% जो कुछ ब्रांड्स रहेंगे तो उनके साथ उनको जो कस्टम ड्यूटी का जो बेनिफिट मिलेगा तो वो उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। अब जो एक पॉइंट था मुझे वो अच्छा लगा, कंपनी को पूछा कि आप डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे, तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि उनका 10 इयर्स का अच्छा एक लॉन्ग टर्म विजन है, उसके साथ इंडिया में कंजम्पशन भी अच्छा, जो एक्सक्लूसिव मार्केट है तो उसका अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। तो इसलिए कंपनी कह रही है कि है ना वो डिविडेंड देने से अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो उससे शेयर होल्डर को ही रिटर्न मिलेगा। आप पकड़ लो ना, आपके पास अगर 2 शेयर्स होंगे और कंपनी ने 2 रुपए का डिविडेंड दिया तो 4 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ, तो उससे क्या बेनिफिट होगा। लेकिन अगर वो ही पैसा वो कंपनी में खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो ROE का नंबर, ROCE का नंबर अगर वो बढ़ गया तो उससे आपको ही बेनिफिट होगा। मतलब आगे जाके 2x बन गया शेयर, तो आपका जो 10,000 था वो 20,000 हो गया। आप कंपैरिजन करो ना, 4 रुपए का डिविडेंड और 10,000 का आपका प्रॉफिट, 2x प्रॉफिट मतलब 20,000, तो वो कौन सा प्रीफर करोगे। इसलिए अगर आप देख रहे हो ना कि डिविडेंड दे रही है ना कंपनी, अच्छी बात है, ऐसा मैं बोल रहा नहीं कि डिविडेंड दे रही है तो बुरी कंपनी, लेकिन आप देखो ना क्या कंपैरिजन मिल रहा है। अगर कंपनी खुद से आगे इन्वेस्ट कर रही है, फ्यूचर का प्लान दिख रही है, मतलब आप कंपनी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस से आगे जाके बिजनेस का डिमांड रहेगा, उसके साथ उसका उनका जो ग्रोथ का सेल्स का जो ग्रोथ है तो वो अच्छा खासा बढ़ेगा। तो ये मेन चीज़ है, डिविडेंड मेन चीज़ नहीं है, सेल्स का ग्रोथ। अगर आपको डिविडेंड ही चाहिए तो आप FD कर लो ना, तो वो अच्छा है, उससे अच्छा। अब जो कंपनी का जो ये कहना था कि उनका प्री ओन्ड का भी एक बिजनेस है। हाँ, मैं एक सेगमेंट भूल गया, क्या क्या थे उनके, कि एक अपना जो वॉचेस का बिजनेस है, प्रीमियम वॉचेस जैसे रोलेक्स, राडो वगैरह, ये कंपनी सेल करती है, ठीक है, स्विट्जरलैंड से लेके उसके बाद इंडिया में सेल करती है। उसके बाद मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल का ब्रांड है, उसमें जो लगेजेस और ज्वेलरी का ब्रांड है, तो उनके जो 2 स्टोर्स हैं। अब क्या हुआ है कि जो रिमोवा का है ना तो उनका 2.2 करोड़ का पर मंथ का सेल्स हुआ है। अब जो मेसिका का था, उन्होंने एक दिल्ली में छोटा शॉप लिया था तो वो ट्राई एंड टेस्ट मेथड में था, तो वो अच्छा खासा डिमांड आया। तो कंपनी कह रही है कि आगे जाके वो 7 से 8 ब्रांड से के साथ बात कर रही है। अब ये बात कर रही है मतलब क्या कि है ना, एक ब्रांड को अगर ऑन बोर्ड लेना पड़ता है उनको, तो उसके लिए उनको 15 to 16 मंथ्स लगते हैं। अभी तो उनको बस 6 महीने ही हुए, तो मतलब अभी आगे जाके आएंगे वो। लेकिन आप सोच रहे हो कि 15 to 16 मंथ्स का एक पीरियड रहता है, तो उसके बीच में एक ब्रांड आता है, तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो सीरियस है अपने लाइफस्टाइल ब्रांड के लिए। अब उनका एक प्री ओन्ड का बिजनेस है, प्री ओन्ड वॉचेस, मतलब आप सेकेंड हैंड, मतलब आपने वॉच खरीदा, अगर आपको अभी बेचना है, ठीक है,
तो वो इथॉस खरीदेगी, उसके बाद उसका जो सर्विसिंग है वो करेगी, मतलब पूरा खोल के देखेगी कि ओरिजिनल है, ऑथेंटिसिटी देखेगी, 100% ट्रस्ट देखेगी कि ओरिजिनल बिल देखेगी, फ्रॉड नहीं करेगी। कंपनी को क्या है, कंपनी 100% से ग्रो करेगी। अब जो इनका जो प्री ओन्ड का बिजनेस है तो वो 30% से ग्रो हुआ है। तो एक क्वेश्चन था कि आप 100% से क्यों नहीं ग्रो कर रहे। 100% मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनको कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको एक ब्रांड जो वैल्यू रहता है, तो अगर आप एप्पल क्यों खरीदते हो, क्योंकि उनका सर्विस, उनका ब्रांड, उनका क्वालिटी मेंटेन है। तो इसलिए कंपनी कह रही है कि जो इथॉस का जो ब्रांड है तो उनको वो मेंटेन करना है। उनका जो सर्विस सेंटर है वो 100% कैपेसिटी पे चल रहा है, ठीक है। वो एक और एक वर्कशॉप खोलने वाले हैं, लेकिन उनके लिए स्किल्ड एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते। अगर जो रोलेक्स का वॉच है तो उसके लिए उसको स्किल्ड लेबर लगता है, कि अपना नॉर्मल अनस्किल्ड लेबर नहीं लगता। तो उसके लिए कंपनी ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड से अगले साल से ना, तो वो 16 लोग अपना जो स्विट्ज़रलैंड से लोग लेके आएंगे इंडिया में, जो उनका जो शॉप रहेगा, तो उसके लिए वो लोग 16 लोग ट्रेन करेंगे एवरी ईयर। तो वो इंक्रीज होएगा, मतलब 16 + 16 16 एवरी ईयर वो एम्प्लॉय जो है ना तो वो बढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि उनका कैपेसिटी है ना जो चेक करने का, तो वो ग्रो होगा। तो फिर उसके बाद जो ग्रोथ है वो 30% YOY का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो है ना 100% हो जाएगा। कब, जब वो ट्रेनिंग आएगा, उसके बाद स्किल्ड लेबर बढ़ेगा, तब उसके बाद उनको वो ट्रस्ट मेंटेन करना है। उनको क्या कहना है कि वो सेल्स बढ़ा देंगे ना 100% से, लेकिन अगर एक कस्टमर का भी वो फॉल्ट हो गया, मतलब कि फ्रॉड आ गया, आगे जाके वो वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया में, तो वो अगर खराब हो गया ना तो वो ब्रांड वैल्यू चला जाएगा, ठीक है। और स्पेशली अगर जो ब्रांड छोटे रहते हैं, अभी एप्पल जितना तो बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन कम भी नहीं है, लेकिन वो वर्ड ऑफ माउथ से ना बहुत इंप्रेशन डाउन होता है। तो वो चीज़ उनको मेंटेन करनी है, ठीक है। तो ओवरऑल तो देखो कंपनी कह रही कि सेल्स नॉर्मल पेस पे ग्रो होंगे, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। उन्होंने मार्जिन्स का भी बताया कि जो उनका जो मार्जिन्स है तो वो 1% से कम हुआ है, ठीक है। वो भी कम क्यों हुआ था, क्योंकि उनका जो अभी ये आपने ये सुना कि इलेक्शंस की वजह से रिस्ट्रिक्शन से, तो उनको ऑफर देना पड़ा, ठीक है। ऑफर भी, उसमें भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ा। तो वो मार्केटिंग पे उनका स्पेंड नहीं हुआ। जो डिस्काउंट उन्होंने एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मतलब अगर पकड़ लेते, वो अगर 2000 का डिस्काउंट दे रहे थे तो वो वहाँ पे 5000 का डिस्काउंट दे रहे थे इस क्वार्टर में, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। वो उन्होंने कहा कि इतना भी कुछ स्लाइटली मार्जिन पे इफेक्ट नहीं आया, वो हार्डली 0.5 या 1 पॉइंट का 17 to 16 हो गया, एक्सक्यूज मी। तो वो हार्डली 1 पॉइंट बेसिस का फर्क आ गया। तो वो चीज़ आप देखो, अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी। अब नॉर्मल रिटेलर क्या देखेगा, हाँ 17 to 16 हो गया, मतलब मार्जिन कम हो रहा है, तो मतलब कंपनी का बिजनेस भी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि सेल्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आया। ये चीज़ आपको कब पता चलेगी कि अब जब उनका कौन कॉल पड़ेगी। और उसके बाद, उससे पहले भी आपको एक PPT पढ़ना पड़ता है कि आगे का प्लान क्या है। देखो, मतलब फ्यूचर का भी देखना पड़ता है और प्रेजेंट का भी देखना पड़ता है। ये नहीं कि पिछला डाटा देखा कि 100% से ग्रो हो रहा है या 30% से ग्रो हो रहा है, तो वो मत देखो, ठीक है। ओवरऑल तो मुझे कंपनी अच्छी लगी। तो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो वो कमेंट डाउन कीजिए। थैंक यू।